वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सदी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे, जबकि मेहमान एजाजी के तौर पर मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल भी शिरकत करेंगे। तकरीब के सिलसिले में AMU में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑनलाइन तकरीब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में शरीक होंगे, जो सुबह 10 बजे शुरू होगा। प्रोग्राम के ताल्लुक से AMU कैंपस पर जगह जगह सदी तकरीबात से मुताल्लिक प्रोग्राम होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कल अपनी सदी तकरीबात का जश्न मनाने जा रही है, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी एक वर्चुअल तकरीर के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की शिरकत को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेटों पर इस तरह के होर्डिंग लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाकायदा उनके इस्तकबाल की तैयारी चल रही है और हर तरह की ये कोशिश है कि ये एक तारीख़ी प्रोग्राम बन सके। और जिस तरह की मुखालफतें शुरू के दिनों में देखने को मिली थी, वो फ़िलहाल अब कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। हर किसी की ये कोशिश है कि वो इस तारीख़ी दिन का हिस्सा बने। वर्चुअल प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से 2 लिंक भी जारी किए गए हैं, जिसमें लोग अपनी प्रोग्राम में शिरकत को यकीनी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा तारीख़ी दिन है। इस तारीख़ी दिन के ताल्लुक़ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने बड़ी तैयारियां की हैं। अब सभी की निगाहें कल सुबह 10 बजे शुरू होने वाले उस प्रोग्राम पर हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म खिताब करेंगे और उनका खिताब तकरीबन 11 बजे शुरू होगा। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद कामरान। नरेंद्र मोदी ऐसे तीसरे वज़ीर-ए-आज़म हैं जो AMU के जलसे से खिताब करेंगे। इससे कबल पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री AMU के जलसे से खिताब कर चुके हैं। AMU के तर्जुमान डॉक्टर राहत अबरार ने बताया कि कल तीसरा ऐसा मौका होगा जब वज़ीर-ए-आज़म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी जलसे से खिताब करेंगे। 24 जनवरी 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ एक कॉन्वोकेशन एड्रेस दिया था। उसके बाद 19 दिसंबर 1944 को लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो भी यहाँ कॉन्वोकेशन एड्रेस देने के लिए आए थे और उनको डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई थी। और ये तीसरा मौका है एज ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, क्योंकि कोरोना का चल रहा है, तो वर्चुअल उसका इनॉग्रेट करेंगे और उसका लिंक जो है सब जगह भेज दिया गया है और सारे इंतजाम इस सिलसिले में कर लिए गए। देखिए, खुद 7 साला जश्न जो है वो खुद अपने आप में एक बहुत तारीख़ी हैसियत है और हम खुशनसीब हैं कि हमें ये मौका मिला है कि हम उस 7 साला तकरीबात का हिस्सा बने। तो बहुत सारे ऐसे तलबा हैं, बहुत से ऐसे ओल्ड बॉयज़ हैं, बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी के बहीख्वाह हैं जो इस जश्न को अपने ज़िंदगी में अपने उसमें देख पाएंगे। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा कीमती लम्हा होता है कि वो 7 साला जश्न के वक्त। गुज़श्ता दिनों यूपी के ललितपुर की गौशाला में बड़ी तादाद में गायों की मौत पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने गायों की अमवात के लिए योगी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि योगी हुकूमत में अब गाय महफूज नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि गाय पर सियासत तो बहुत की गई, लेकिन गाय को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। प्रमोद तिवारी का कहना है कि यूपी में गाय की बदहाली अब किसी से पोशीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से कायम करदा गौशालाओं में रोजाना गायों की अमवात हो रही है। इसके हृदय में अगर दिल होगा, धड़कता होगा, मानवता होगी, तो ललितपुर में जिस तरह गायों के छत बिछत 100 गौशाला में मिले हैं, उससे उसकी आत्मा कांप जाएगी। सिर्फ ललितपुर की बात नहीं, पूरे प्रदेश में जो पैसा गौशाला के रख रखाव के लिए या चारे के रूप में आवंटित होता है गाय को, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दलाल खा जा रहे हैं। गाय भूखी हैं, कूद कूद के निकल रही हैं, वो बाड़े तोड़कर, या मैं कहूंगा कि गौशाला के रखने वाले ही भेज दे रहे हैं उनको। किसान की फसलें चरी जा रही। मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव में जब आए थे तो गौ माता का नाम लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार गौ माता की हत्यारी सरकार के रूप में आज सामने आई है।
इलाहाबाद के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में योगी हुकूमत की तरफ से मकानात मुनहदम करने की कार्रवाई में मजीद तेजी आ गई है, लेकिन अब इसके साथ ही इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ मकामी लोगों का गुस्सा भी जाहिर होने लगा है। समाजवादी पार्टी के साबिक मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद के करीबी समझे जाने वाले मोहम्मद अब्बास खान का मकान मुनहदम करने की कार्रवाई के दौरान इलाके के लोगों ने सख्त एहतजाज किया। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके इटाला में वाक़ मोहम्मद अब्बास खान का मकान गिराने के खिलाफ बड़ी तादाद में मकामी लोग जमा हो गए। अहल खाना का कहना है कि मकान का नक्शा पास होने और अदालत की तरफ से इसको मुनहदम न करने की हिदायत के बावजूद मकामी इंतजामिया मकान के एक बड़े हिस्से को मुनहदम करने की कार्रवाई कर रही है। मोहम्मद अब्बास का कहना है कि मकान गिराने की कोई तहरीरी इजाजत अभी तक उनको नहीं दिखाई गई है। ये मामला अभी पेंडिंग में और ये जबरदस्ती आके जो है इनका कहना है कि रिजेक्ट हो गया है। हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गया। हाई कोर्ट का देखा है, ऑर्डर भी नहीं दिखा रहे हैं ये। रिजेक्ट हो गया है, लेकिन इनके पास वो भी नहीं है। इन्होंने नोटिस दी पूरा घर गिराने, इन्होंने नोटिस दी है पूरा घर गिराने की, बट हम लोग का फर्स्ट फ्लोर पास है टिल हियर। इस जगह से उस जगह तक पूरा पास है, जिसका नक्शा है और नक्शा भी मैं शो करा नक्शा दिखाओ, नक्शा दिखाओ। तो आप अभी इस समय आप क्या कहना चाहते हैं? ये लो नक्शा, एडीए की मुहर के साथ ही नक्शा पास है। गलत तरीके से हम लोग को एक टारगेट करके हम लोगों को जो है परेशान पीड़ित करा जा रहा है। एक वर्ग को सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को टारगेट करके जो है इन्होंने परेशान कर दिया है। शाहजहांपुर में एक लड़की को दूसरे फिरके के लोगों ने अगवा कर लिया। बताया जाता है कि अगवाकार मजहब तब्दील कराकर निकाह की तैयारी में थे, तभी पुलिस ने पहुंचकर मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। 17/12/2020 को थाना कटरा को ये सूचना मिली कि ग्राम बतलैया की एक महिला गुमशुदा है 12/13 की रात से। इसी धाराओं में मुकदमा लिखा गया एवं 18 तारीख को महिला की बरामदगी कर दी गई। उसके बाद महिला का 164 का बयान कराया जा रहा है कोर्ट में और उसके बाद ही आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या 164 के बयान भी हुए हैं? अभी 164 का बयान हो रहा है, उसका अवलोकन करके आगे की जो भी कार्रवाई होगी डीएम के सामने प्रेषित भी किया जाएगा। नहीं, अभी ऐसा नहीं हुआ, जो भी होगा उसके बाद 164 के बयान के बाद ही। शाहजहांपुर में पुलिस सुपरिंटेंडेंट की हिदायत पर नशीली अद्वियात के सिलसिले में मुहिम चलाई जा रही है और इस कारोबार से जुड़े स्मगलरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी सिलसिले में 4 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से 60 लाख मालियत की अफयून बरामद की। बताया जाता है कि आसपास के इलाके में ये स्मगलर अफयून का गोरख धंधा कर रहे थे। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई प्रचलित है, उसी परिप्रेक्ष्य में कल थाना कांट क्षेत्र में एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 4 मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। सभी थाना कांट क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से कुल मिलाकर 3.5 किलो अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। इनसे पूछताछ की जा रही है और इन कहां से ये लाए हैं और कहां इनके द्वारा सप्लाई की जाती है, इस संबंध में एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करके उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चारों अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इन्हें न्याय की अभिरक्षा हेतु न्यायालय ज़राई क़वानीन के खिलाफ जारी किसानों के एहतजाज को जहां समाजी और मिली तंजीमों की हिमायत हासिल हो रही है, वहीं क़वानीन और हुकूमत की हिमायत में भी किसानों का एक ग्रुप खड़ा हो रहा है। ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर एहतजाजी धरने पर बैठे किसानों की हिमायत में तहरीक में शामिल समाजी कारकुन किसान आंदोलन के खिलाफ खड़े हो रहे लोगों को हुकूमत का सियासी खेल बताते हुए आंदोलन को खत्म करने का हरबा करार दे रहे हैं। को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब किसान जिस शांति से और जिस धीरज के साथ सड़कों पर अपना तंबू गाड़े बैठा है, उसको कदाचित भी विचलित नहीं है और जल्दी भी नहीं है। वो उसकी फसल नष्ट हो रही है, उसका यूपी में देखें तो उसका गन्ने का बड़ा सारी सरकार ने सब पर्चियां अभी दे दी हैं कि जिससे अभी बस मिल चलेगा, तो किसानों को वहां रोकने के सब काम हो रहे हैं सरकारी तौर पर उसके बावजूद भी अब यूपी का किसान, उत्तराखंड का किसान, हरियाणा, पंजाब, सब उड़ीसा, बिहार, सारे देश के किसान अब दिल्ली को अपना घेरा डालकर डेरा डाले बैठे। जरा इस 5 डिग्री टेम्परेचर में कोई ऐसे नहीं बैठता है।
इस तरीके घटिया आरोप लगाना, कोई 500 रुपये में बैठा है ये लगा, हम ये आरोप नहीं लगाएंगे उन लोगों पे कि वो सरकारी गाड़ी में जा रहे हैं या क्या क्या विशेष सुविधा ले रहे हैं, हम ये आरोप नहीं लगाएंगे, हम इस घटियापने में नहीं पड़ना चाहेंगे। ठीक है, अगर वो भी कह रहे हैं उनकी भी सुन लें, हमारी भी सुन लें। देखो, किसान कैसे नहीं कह सकते, हम खेती करते हैं, मेरा गाँव भुक्करडी है, जिला मुजफ्फरनगर, मैं किसान का बेटा हूँ, खेती मेरे घर में होती है। अब मेरी शकल पे तो लिखा नहीं होगा, मेरे से सारी बातें खेती की आप पूछ सकते हो। ये जितने भाई हैं सारे किसान हैं, कौन कहता है किसान नहीं है? वो तो इतने दिन से बैठे हैं, उनका ये मानना है कि लागू नहीं होना चाहिए, और हम अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें कृषि बिल में संशोधन के साथ इसको हम लागू करेंगे, इसलिए हम प्रधानमंत्री पर भरोसा करके इस समय दिल्ली जा रहे हैं। गुज़श्ता साल 20 दिसंबर को सीएए और एनआरसी मुखालिफ एहतजाज के दौरान मेरठ में पेश आए तशद्दुद के दौरान पुलिस फायरिंग में 7 अफराद जाँ बहक हो गए थे। 1 साल का वक्त गुजर जाने के बाद आज भी महलूकीन और मुतासरीन के अहल खाना इंसाफ और खाना मुआवजे के मुंतज़िर हैं। समाजी और मिली तंजीमों की जानिब से मुतासरीन की कुछ मदद तो की गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन अफराद की कोई मदद नहीं की गई। पीस पार्टी ने इस मौके पर महलूकीन के अहल खाना से मुलाकात करके एक बार फिर मुतासरीन की मदद का भरोसा दिलाया है। हमारे भाई गली के नुक्कड़ पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली मारी सिर में, और उसको वहाँ गोली लगते वो वहीं गिर गया था। मांग ये है कि हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। उनके साथ जो मजालिम हुए हैं, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है, पीस पार्टी उस अत्याचार के खिलाफ डॉक्टर अयूब साहब के नेतृत्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा भी लड़ रही है, जिसकी लगातार सुनवाई हुई है। योगी जी को, उनकी सरकार को नोटिस भी दिया गया है। तो पीस पार्टी सीए के खिलाफ मुकदमा करने वाली पहली पार्टी है, और हमेशा इस काले कानून के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। 28 दिन कबल कानपुर शहर के अनवरगंज थाना हल्के के कुली बाजार में एक 3 मंजिला इमारत गिरी थी। इसके बाद अब तक इस इमारत को गिराने का काम चल रहा है, लेकिन उस इमारत में रहने वाले 23 अफराद आज भी बेघर और बेसहारा हैं और सड़क पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। अब आर्या नगर असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली इन लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं और धरने पर बैठ गए हैं। हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। इस दिन बाद भी 23 परिवार बेघर हैं और खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मौजूद हैं। यहाँ पर विधायक जी आज धरने पर बैठे हैं। जिस तरह से ये बेघर परिवार यहाँ पर लगातार बैठा हुआ है, उनके सरों पर छत नहीं है और वो मजबूर हैं, यहाँ सड़कों पर हैं। विधायक जी ने भी आज ये ऐलान किया है कि आज की रात वो यहीं गुजारेंगे और सरकार से ये कहेंगे कि इन बेघर परिवारों को कहीं ना कहीं कुछ इंतजामात किया जाए या इनको मुआवजा दिया जाए। आइए विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरह से आज ये सरकार को जगाने का काम करेंगे, आइए बात करते हैं। विधायक जी, किस तरह से सरकार को जगाएंगे? देखिए, सरकार इन बेघरों का दर्द नहीं समझ रही। ये लोग इन सर्द रातों में बगैर छत के रात गुजारने को मजबूर हैं और अधिकारी बड़े बड़े बंगलों में, कोठियों में हीटर जला के सो रहे हैं। तो मैंने प्रयास किया कि आज रात मैं भी सर्दी में गुजारूंगा, कुछ एहसास मुझको भी होगा और शायद अगर थोड़े भी शर्म बची होगी इन अधिकारियों में तो उनको भी एहसास होगा, वो भी आकर के इनके हाल को देखेंगे और जल्द से जल्द इन लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर परिवार मौजूद हैं, विधायक जी मौजूद हैं, यहाँ पर जो इंतजामात किए गए हैं, लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे रात में आज रुकने का पूरा इंतजामात है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर टेंट लगाया गया है। यहाँ पर परिवार के लोग भी मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। ये बात करते हैं इनसे कि किस तरह से यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हैं। हमारे यहाँ पर करीब 28 दिन हो गया है, कोई नहीं आ रहा अधिकारी? कोई नहीं आया, सिर्फ आफ्ताब भैया के कोई नहीं आया। हम यही कराएंगे जो कुछ कराएंगे। सड़क पे बैठे हैं जवान जवान बच्ची लड़कियां, क्या करा जाए। घर में है, बच्चे लोग किराए रहने के लिए ले लिया है, महीना भर के लिए किसी ने दे दिया है भगवान ने। अब कहाँ जाएं, क्या करें? ना तो कोई सहायता मिली, कोई भी सहायता नहीं, कोई भी सहायता। तो आपने देखा जिस तरह से ये परिवार बेघर है, सड़क पर रहने को मजबूर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं। विधायक जी आज इनके साथ पूरी रात धरने पर रहेंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। रवाई रुख करते हैं बिहार की खबरों का, नजर हेडलाइंस पर। जमुई में टीचर के कत्ल के बाद बढ़ा बवाल, हंगामा कर रहे गांव वालों से पुलिस की झड़प। पुलिस ने हवा में फायर करके हालात पर पाया काबू। बिहार में शिकस्त का आरजेडी ने लिया जायजा। राबड़ी देवी की रिहायशगाह पर तेजस्वी यादव ने हारे हुए उम्मीदवारों से की मुलाकात। आइंदा की हिकमत अमली पर किया गया गौर।
बिहार का मारूफ इदारा मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा बदहाली का शिकार। असातिज़ा की कमी की वजह से हो रहा है बदहाल। मुख्तलिफ हलकों से असातिज़ा की बहाली का हुकूमत से मुतालबा। ज़राई क़वानीन और ज़राई इस्लाहात पर न्यूज़ 18 नेटवर्क ने किया मुल्क का सबसे बड़ा सर्वे। नए कानून के हक में हैं ज्यादातर किसान। जमुई में एक टीचर के कातिल के खिलाफ सिकंदरा चौक को मकामी लोगों ने जाम कर दिया और जबरदस्त मुजाहरा किया। मुजाहरे की वजह से काफी देर तक इस रास्ते पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासर रही। हंगामे की खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम जाए वारदात पर पहुंची और हवाई फायरिंग करके हालात को काबू में किया। इलाके में हालात कशीदा मगर काबू में बताए जाते हैं। पटना में आरजेडी की जायजा मीटिंग हुई जिसमें पार्टी के सभी लीडरों ने शिरकत की। दरअसल इस मीटिंग की सदारत तेजस्वी यादव ने की, जिसमें हाल ही में हुए इंतखाबात में शिकस्त का जायजा लिया गया और साथ ही हारे हुए उम्मीदवारों से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की और आगे की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व का जो सवाल है वह कांग्रेस के भीतर ही बड़ी आवाज है, मैं बता रहा हूं। बिहार असेंबली इंतखाबात में मिली शिकस्त पर आरजेडी रुकन असेंबली सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से हम इख्तिदार से दूर हैं। उन्होंने कहा कि इस पर कांग्रेस को गौर करना चाहिए कि पार्टी पूरे मुल्क में क्यों हार रही है। कि राहुल गांधी के नेतृत्व का जो सवाल है वह कांग्रेस के भीतर ही बड़ी आवाज है, मैं बता रहा हूँ। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल जैसे सीनियर लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो बुद्धिजीवी है इस देश के और तपे तपाए हुए राजनेता हैं। शिवानंद तिवारी जी का भी सवाल, उनका समर्थन है। मेरे जैसे नौजवान की बात अगर करते हैं तो मेरी चिंता तो लेकर है कि आरजेडी की जायजा मीटिंग पर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी तर्जुमान अरविंद सिंह का कहना है कि तेजस्वी आरजेडी के दौर इख्तिदार में हुए जराइम का भी जायजा लें। पूछना चाहता हूं कि राजद के समीक्षा बैठक में इस विषय का समीक्षा करेंगे कि जब जब राजद की सरकार रही है बिहार में अपराध बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़े हैं और अभी फिर राजद के कुछ विधायक बढ़ गए हैं, तो बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है क्या उसका कारण वही है? और एक विषय और है कि अपने पिताजी का जो होर्डिंग पर से फोटो है। बिहार का मारूफ इदारा मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा असातिज़ा की कमी के सबब बदहाली की कगार पर खड़ा है। ये सूबे का वाहिद सरकारी मदरसा है। कभी इस इदारे में हजारों तलबा जेर तालीम थे। आज मुश्किल से 500 तलबा यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। इस इदारे से तालीम हासिल करने वाले तलबा बड़े बड़े मकाम पर पहुंचे, लेकिन आज ये इदारा असातिज़ा की कमी के सबब मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सबका आरजेडी की हुकूमत में यहाँ असातिज़ा की तकरूरी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार के दौर इख्तिदार में यहाँ एक भी बहाली नहीं हो सकी है। हालांकि असातिज़ा की बहाली का मुतालबा काफ़ी अरसे से किया जा रहा है। कमियां तो आज के डेट में हुकूमत की लापरवाही के बाद काफ़ी खामियां हैं। असातिज़ा कराम की सीट जो है पूरी की पूरी अभी खाली है। सिर्फ 3 यूनिट पे यहाँ काम हो रहा है। एक प्रिंसिपल साहब हैं और 2 असातिज़ा हैं। जूनियर शोबा है इनका, वो भी खाली है बिल्कुल। एक उस्ताद पे जूनियर शोबा चल रहा है। 20-20, 25-25 यूनिट पूरी का पूरी खाली है। हुकूमत आज चाहती तो बहुत कुछ हो सकती थी। हुकूमत आज इदारे को चाहती तो एक यूनिवर्सिटी की शक्ल हो सकती थी कब का कब। यहाँ की तारीख़ एक अजीम तारीख़ गुजरी है। और जहाँ तक रही बात यहाँ अभी के दौर में जो है कि हमारे असातिज़ा जो रिटायर कर चुके हैं उसके बाद से फिर बहाली नहीं हुई। जूनियर से लेकर सीनियर तक सिर्फ 4 उस्ताद अभी बाकी रह गए हैं, जबकि 25 से 30 उस्ताद होने चाहिए। एक क्लास में एक उस्ताद बैठते हैं, उसी में 4 क्लास की तालीम होती है। न सही से तालीम हो पा रही है, न ही सही से इंतज़ामिया है और हमारे जैसे कि बिहार गवर्नमेंट इस पर कोई तवज्जो नहीं देती है। मेरे ख्याल से जब से मैं इस मदरसे में कदम रखा तब से 4 ही असातिज़ा देख रहा हूँ और मेरी मौजूदगी में जितने भी असातिज़ा कराम यहाँ से रिटायर्ड हो गए उसके बाद कोई यहाँ बहाली नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा मसला बनता है इस मदरसे का। अगर ऐसा रहा तो इस मदरसे की तो बुनियाद ही ख़त्म हो जाएगी। जबकि इस मदरसे की तारीफ़ की जाए या फिर इसके बारे में कुछ कहा जाए तो इस मदरसे का तहरीक आज़ादी में बहुत बड़ा रोल रहा है। सबसे पहली बात ये यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है कि हमारे यहाँ असातिज़ा नहीं है। असातिज़ा अगर होते तो हम लोग के लिए बेहतर क्लास मिलता। हम लोग की पढ़ाई जैसे कि एक ही क्लास में 2-3 मतलब एक ही क्लास में हम लोग को
और सब क्लास की पढ़ाई हो जाती है। जैसे आलिम फाजिल एक ही क्लास में होता है, तो अगर असातिज़ा होते तो हमको अलग अलग से क्लास उनका होता, तो इससे हम लोग को बार बार ये होना पड़ता है। मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा अपने क़याम से लेकर के 19 से 75 तक बहुत ही ज़र्री दौर से गुज़रा, जिसमें मायनाज असातिज़ा भी हुआ करते थे, तलबा की भी एक बहुत बड़ी तादाद हुआ करती थी, और यहाँ से फ़ारिग़ होने वाले लड़के उलूम दीनिया की तरफ भी जाते थे और उलूम असरिया की तरफ भी जाया करते थे। उलूम दीनिया की तरफ जाने वाले बच्चे दारुल देवबंद, मज़ाहिर और नदवा का रुख किया करते थे। ऐसे तलबा वहाँ से फारिग हुए जो IPS बने, IAS बने, वज़ीर भी बने। लेकिन आज इतनी उसकी जो हाली है उसके कई असबाब हैं। एक तो ये कि ये ताल्लुक़ अक़लियतों के हवाले से है और हमारी कोई दिलचस्पी उसमें नहीं है। हम अपने बच्चों का दाखिला ही नहीं कराते हैं, ये भी है। किसी भी इदारे की ज़िंदगी का दारोमदार ज़ाहिर है वहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा पर होता है। अगर असातिज़ा ही ना हो तो चाहे वो कोई भी इदारा हो, उसकी तारीख़ कितनी भी शानदार रही हो, उस इदारे का फौत हो जाना यकीनी है। बिहार का ये एक ऐसा इदारा है जिसकी तारीख़ काफ़ी पुरानी रही है। यहाँ पढ़ने वाले लोग बड़े बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं, लेकिन आज हालत यह है कि यहाँ असातिज़ा नहीं होने के सबब पढ़ाई पूरी तरीके से मुतासिर हो रही है। ख़ास बात यह भी है कि नीतीश कुमार जब से इक़्तिदार में हैं तब से इस इदारे में एक भी बहाली नहीं हुई है। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी के पोखरी रेफरल अस्पताल की इमारत बदहाली की शिकार है। वाज़ेह है कि 90 की दहाई में इस इमारत की तामीर की गई थी, जिस पर करोड़ों का खर्च आया था, लेकिन अब ये इमारत खंडहर में तब्दील हो गई है और मकामी लोगों के बेहतर तिब्बी खिदमात का सपना टूट गया है। सीतामढ़ी जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हाल है, आपको आज एक तस्वीर के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि सीतामढ़ी जिले के पुपरी प्रखंड का यह रेफरल अस्पताल का निर्माण वर्ष 1990 में कराया गया था। आप अस्पताल की हकीकत देख लीजिए। इस अस्पताल में करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च किए गए थे। उद्देश्य था कि पुपरी के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा हासिल हो सके, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग ने इस्तेमाल नहीं किया और कारण यह हुआ कि आज यह अस्पताल पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील होकर आ गया है। इस अस्पताल में मवेशियों के भूसे रखे जाते हैं और कुछ दिन पहले तक यह अस्पताल असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया था। यहाँ आपराधिक किस्म के लोग रात को आते थे और नशे का लत जो करते थे वो इसका इस्तेमाल यहाँ करते थे। लेकिन कुछ और जो प्लेग्राउंड है वहां बच्चे अभी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन शाम के वक्त इस अस्पताल में कोई नहीं आता और काफी भयावह स्थिति रहती है इस अस्पताल का। सुरक्षा का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अगल बगल में कुछ मतलब कोई भी अच्छे अस्पताल नहीं है, क्योंकि यहाँ से सभी लोग जो भी होती है सीतामढ़ी के लिए जाते हैं। यहाँ पे मतलब कि आसपास में कोई भी बेहतर अस्पताल है नहीं, तो हम लोग के लिए बहुत सुविधा होता। लोग यहाँ पे आते जाते, यहाँ का माहौल ऐसा नहीं रहता। यहाँ पे बहुत मार्केट बन जाती और बहुत सारी सुविधाएं रहती है यहाँ पर। जैसे बगल में गौशाला है, उसका भी अच्छा खासा उपयोग होता है। लोग यहाँ पे आते जाते। तो आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि इस अस्पताल भवन का इस्तेमाल किया जाता तो यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलता, लेकिन सरकार की इसे बड़ी लापरवाही कहेंगे कि करोड़ों रुपया भवन के निर्माण पर खर्च कर दिया गया, लेकिन अस्पताल का उद्घाटन नहीं हो सका। इसमें डॉक्टर नहीं बैठ सके, जो दूसरे स्वास्थ्यकर्मी है उनको ड्यूटी पर नहीं लगाया गया और जिसका नतीजा ये हुआ कि अस्पताल आज पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील होकर आ गया है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। बिहार के वजीर ज़राअत अमरिंदर प्रताप सिंह ने किसानों की तहरीक को गलत बताया है। होता तो सारे भारत में आग लगी होती, सारे भारत में किसान खड़े होते। गांव गांव में किसान है, 5.5 लाख गांवों में किसान है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। किसानों को खेती करने का, अपना उपज भेजने की आज़ादी मिली है। इस कानून से उनको राहत मिली है, इसलिए देश का अधिसंख्य और बहुमत किसान, करीब 70% किसान खुश हैं, प्रसन्न हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।